नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय अमित पे। साथियों, अपन लोग साइंस के टॉपिक कर रहे हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे, और उन टॉपिकों के अंदर अपन लोगों ने अपने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं। और अपन लोग जो है वो अभी जो है अपना वो तीसरा टॉपिक चल रहा है, और तीसरे टॉपिक की 2 क्लासें पूरी हो चुकी हैं। यानी कि पहली क्लास के अंदर हमने कार्बन का परिचय पढ़ा था कि कार्बन क्या है, क्या क्या उसके यूजेज होते हैं, कहाँ कहाँ आगे हम उसको काम में ले रहे होंगे। और फिर हमने कार्बन के अपर रूप स्टार्ट किए थे, और कार्बन के अपर रूपों के अंदर हम लोगों ने हीरे के बारे में पढ़ लिया था कि स्वतंत्र रूप से, यानी कि 2 पार्टों में डिवाइड किया था कि स्वतंत्र रूप से कार्बन परमाणु पाया जाता है और यौगिक रूप से पाया जाता है। स्वतंत्र रूप में हमने उसको 2 पार्टों में डिवाइड किया था, एक था क्रिस्टलीय फॉर्म, एक था अक्रिस्टलीय फॉर्म। तो क्रिस्टलीय फॉर्म के अंदर जो हीरा ग्रेफाइट फुलरिन वाली जो अपनी सीरीज चल रही थी, उसके अंदर हमने डायमंड यानी कि हीरे के बारे में पूरा पढ़ लिया है। उसका कितना गलनांक होता है, क्या क्या काम आता है, कितनी उसकी वो जो चालकता होती है वो नहीं होती है, उसमें रूप से वो कम स्थायी होता है, विद्युत का वो कुचालक होता है, वो सारी बातें हम कर चुके हैं। और आज जो है वो अपन लोग ग्रेफाइट और उससे आगे फुलरिन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सभी साथी लोग जुड़ जाइए। देखो, हम अपन लोग आज पढ़ेंगे साथियों ग्रेफाइट के बारे में। पीछे वाली जो क्लास थी उसमें शायद मैंने हीरे का संकरण नहीं बताया होगा, तो आप लिख लेना हीरे का संकरण, ये छूट गया होगा शायद। हीरे का संकरण सीक्वेंस वाइज ही होता है। हीरे का संकरण होता है sp3। बेसिकली पूछा नहीं जाता अपने एग्जाम लेवल में, फिर भी आपके मन में अगर रह गया है कि सर संकरण नहीं बताया, तो आपकी तसल्ली के लिए sp3 संकरण होता है, और ग्रेफाइट इसके अंदर होता है sp2। ठीक है, और उस वो जो फुलरिन आएगी उसमें sp संकरण आएगा। नॉर्मल सी बातें हैं। देखो, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ते हैं। होता क्या है ग्रेफाइट? ग्रेफाइट मूलतः ग्रेफो शब्द से बना है, ये इसकी नॉर्मल जानकारी है। ग्रेफो शब्द से बना है, एक शब्द आता है ग्रेफो, उससे बना है ये। ग्रेफो शब्द जो होता है इसका मूलतः अर्थ होता है लिखना। क्या अर्थ होता है? लिखना। जितने भी शब्द होते हैं उन शब्दों के अंदर ही उस वो जो पदार्थ है उसका अर्थ छुपा हुआ रहता है। वैसे ही ये जो ग्रेफाइट है वो मूलतः है ग्रेफो शब्द से मिलकर के बना है, और ग्रेफो शब्द जो होता है वो अपन लोग हिंदी में समझते हैं कि उसका अर्थ होता है लिखना। यानी कि हम जिन चीजों के माध्यम से लिख पाते हैं। प्रारंभ में क्या था कि ये जो अपनी पेंसिल है इसको बोलते थे सीसा पेंसिल। क्या बोलते थे? सीसा पेंसिल। अब अपन लोगों के दिमाग में आता है कि यार ये सीसा पेंसिल कैसे हो सकती है? हम शीशे से तो नहीं लिख सकते ना कागज के ऊपर, कि शीशा तो इतना कठोर होता है, ये पेंसिल जो होती है वो आराम से कागज के ऊपर लिख देती है। तो इसे सिर्फ और सिर्फ सीसा पेंसिल बोलते थे। सीसा पेंसिल बोलने के पीछे रीजन भी थे कि यार ये कांच की तरह मतलब ऐसे चमकदार होती है, ऊपर से मतलब ये चिकनी होती है, इसलिए इसको बोल दिया, क्योंकि लोगों का शीशा देखा हुआ ही नहीं था कि शीशा होता कैसा है। ये तो अब आया है, पहले ये ग्रेफाइट था लोगों के लिए शीशा। पानी दे अपना जो चेहरा है वो देखने के लिए पानी के अंदर पानी का उपयोग कर लिया कि यार पानी के अंदर अपन लोग अपना प्रतिबिंब देख लेते हैं। तो वो सारी पुरानी बातें थी। लेकिन क्या हुआ कि पता नहीं था ना कि शीशा होता क्या है, तो इसको शीशा पेंसिल बोल दिया ऐसे। हालांकि अब पूछा जा क्या जाए क्वेश्चन में कि आप जो पेंसिल काम में लेते हो क्या वो शीशा पेंसिल होती है? आप बोलोगे हाँ होती है। लेकिन यही मैं प्रश्न आपसे थोड़ा घुमा के पूछ लूं कि शीशा जो पेंसिल होती है उसके अंदर आप शीशे की मात्रा बताओ कितनी है? शीशा पेंसिल में शीशे की मात्रा कितनी होती है? मान लो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दिया मैंने, और मैंने ऑप्शन इस तरह से दे दिए कि 0%, 10%, 100% और 50 से 60%। जनरल स्टूडेंट क्या करेगा कि यार शीशा पेंसिल है, शीशे की मात्रा तो होगी, यानी कि 0% वाले को तो सबसे पहले काटेगा कि यार 0 तो कैसे हो सकता है, नाम भी शीशा पेंसिल है तो शीशा तो होगा ही। अब ऐसा कर दिया तो वहीं पे मर गया, वहीं पे उसका 1 नंबर गया, और साथ में दूसरे को और ले मरा कि यार 1/3 हो गए थे, वो सही होना था, यही गलत हो गया, गए 1/3। अब देखो 10% पे आएगा कि यार 10 तो क्या है, 10 भी नहीं होगा, 100 तो नहीं, फिर इस पे जाएगा 50 से 60 हो सकता है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत और मैटर होता होगा। तो आपको उन चीजों को समझना है
ये जो सीसा पेंसिल होता है इसमें शीशे की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है आपकी 0% होती है। इसके अंदर शीशा नहीं पाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप इस तरह से इसको हैंडल करेंगे। ओके, तो अपन लोग वापस अपने ग्रेफाइट पे चलते हैं। देखो ग्रेफाइट जो होता है जब आप इसको छू करके देखेंगे तो ये कैसा होता है, मैंने अभी बताया आपको चिकना होता है। भाई आप जो पेंसिल काम में लेते हैं उस पेंसिल के अंदर जो पाया जाने वाला काला पदार्थ होता है, जब आपने बचपन के अंदर खूब पेंसिल छील ली होंगी और आपने सुना भी होगा कि जो पेंसिल के छिलके होते हैं उनसे रबड़ बनाए जाते हैं, और आपने अपने ड्राइंग बॉक्स को उन छिलकों से भरा भी होगा, तो बोले उसमें दूध डाल के उसको उबालेंगे वो तो रबड़ बनाएंगे। वो रबड़ कभी बना तो है नहीं, तो रबड़ ऐसे बनता ही नहीं है। लेकिन हम बच्चे थे, अब अपन लोग नादान थे, तो ये सारी चीजें अपनी बचपन की यादें हैं। ठीक है, देखो जो चिकना होता है क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो आपको ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। कलर अगर आपको पूछ लिया जाए तो ये धूसर कलर का होता है। तो आपको ये पता ही है, भाई आपने पेंसिल देखी है तो आप छू करके देखेंगे चिकनी लगेगी, आप उसका कलर देखेंगे दूसरे कलर का दिखाई देगा। तो ये सारी बातें हैं भाई अपने को पता ही है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, बस इतनी सी बात है। थोड़ा आगे चलते हैं। देखो ग्रेफाइट जो होता है ना, अपन लोग ग्रेफाइट की बातें कर रहे हैं। दो चीजें इसके अंदर थोड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसकी चालकता पूछी जाती है। चालकता इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि एक कार्बन जो होगा वो 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ेगा। कितने से जुड़ेगा, 3 से। और एक संयोजकता जो होगी वो इसकी क्या रहेगी, खाली रहेगी। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, इसका खाली रहेगा, और 3 संयोजकताएं इसकी क्या रहेंगी, भरी हुई रहेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो खाली संयोजकता है ये किसका कार्य करेगी, तो आप बताएंगे कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का कार्य करेगी। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है वो अपन लोग पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का कार्य करेगी, इसके कारण ये क्या होगी, विद्युत की क्या होगी, सुचालक हो जाएगी। विद्युत की क्या हो जाएगी साथियों, ये सुचालक हो जाएगी। तो आपसे ग्रेफाइट के बारे में पूछा जा सकता है कि ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक होता है, ये चीज पूछ ली जाती है। फिर आता है उष्मीय रूप से स्थायित्व का। बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है उष्मीय रूप से स्थायित्व वाला। उष्मीय रूप से स्थायित्व, और जनरली क्या होता है कि ऑप्शन में देता है कि हीरा, ग्रेफाइट या फुलरीन। तो उष्मीय रूप से जो सर्वाधिक स्थायी होता है वो आपका कौन होता है, ग्रेफाइट होता है। तो कम स्थायी, अधिक स्थायी, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आप ये बताएंगे कि उष्मीय रूप से जो ज्यादा स्थायी होता है वो कौन होता है, आपका ग्रेफाइट होता है। ठीक है, ये जो ग्रेफाइट है वो क्या रहेगा, उष्मीय रूप से ज्यादा स्थायी रहेगा। ओके, और हीरा क्या रहेगा, कम स्थायी रहेगा। फिर एक चीज और आती है कि हीरे के अंदर हमने देखा था कि हीरे का विशिष्ट घनत्व कितना होता है, तो मैंने आपको बताया था कि 3.51 होता है हीरे का। तो अपन लोग ग्रेफाइट का भी देख लेते हैं। तो ग्रेफाइट का जो विशिष्ट घनत्व होता है वो कितना होता है, तो आप थोड़ा सा याद रख लेना कि 2.25 रहता है। ओके, 2.25 इसका क्या रहेगा, तो आप बताएंगे कि विशिष्ट घनत्व रहेगा। हीरे का अपवर्तनांक और होता है, शायद बताया है कि नहीं बताया याद नहीं, लेकिन अगर नहीं बताया है तो देख लेना। अपवर्तनांक, हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42। कितना होता है, 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा विशिष्ट घनत्व से ज्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है, वैसे प्रकाश के चैप्टर में आएगा अपवर्तनांक के बारे में, तो वहां पर भी हम इस चीज को क्या कर लेंगे, वापस रिपीट कर लेंगे। लेकिन जनरली आप अब चूंकि हम हीरे के बारे में पढ़ चुके हैं तो आप वहां पे इसको ऐड कर लेना कि हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है। और एक मैंने आपको हीरे का संकरण बताया होगा कि वो sp3 संकरण होता है, और इसका ग्रेफाइट का जो संकरण होता है वो कौन सा रहता है, sp2 संकरण होता है। अब देखो साथियों, एक क्वेश्चन और आता है ग्रेफाइट के अंदर, क्या आता है, आप इसका स्क्रीनशॉट तो क्या ही लेंगे, ये चीजें हैं नॉर्मल, आपको याद रह जाएंगी। देखो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है एक, अपन लोग एक अभिक्रिया पढ़ते हैं, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पढ़ते हैं। देखो इस नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से पहले आप पिछले पेज पे चलिए, आपको मैं एक बात और बता देता हूं, संरचना बता देता हूं आपको इसकी, फिर हम उसकी बात करते हैं। पहले आप संरचना देख लो। संरचना होती है इसकी षटकोणीय, ठीक है ना, क्या होती है इसकी संरचना, षटकोणीय होती है। और षटकोणीय के साथ साथ इसकी जो संरचना होती है वो होती है प्यारे साथियों परतदार। कैसी होती है, परतदार षटकोणीय संरचना होती है। एक कार्बन
3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ेगा और एक षटकोणीय वलय का निर्माण करेगा। आप ऑनलाइन सर्च कर लेना या फिर आपके पास जो बुक है उसके अंदर इसकी संरचना दी हुई है, तो आप उसको सर्च कर लेना कि इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो आपको 6 षटकोणीय वलय आपको वहां पे दिखाई देगी। ठीक है, तो ये क्या होती है साथियों, परतदार होती है। अब देखो परतदार होती है तो ये परतें इस तरह से होती हैं। अब परतें क्या होंगी, जैसे ऊपर दबाव बढ़ेगा तो परतें एक दूसरे के ऊपर खिसक जाती हैं। वो एक परत जो होगी ऊपर वाली क्या हो जाएगी, उससे खिसक जाएगी। यानी जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा परतें क्या हो जाएंगी, खिसक जाएंगी। तो परत खिसक जाएगी तो इसका मतलब परतें खिसकने के कारण चट्टानों में हलचल होती रहती है। और इसी कारण अगर चिकनाई का कारण पूछा जाए तो इसकी परतदार संरचना ही इसकी चिकनाई का मेन रीजन होता है। और आपको ये तो पता ही है, आप ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं कि जब ज्वालामुखी निकलता है तो जो लावा होता है वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, तो लास्ट के अंदर जो चट्टानें बनती हैं वो अपने किसकी बनती हैं, तो वो आप बताएंगे ग्रेफाइट की बनती हैं। अलग अलग रूपों में डिवाइड होती हैं, जनरली वो ग्रेफाइट की ही बनती हैं। तो ये इसकी नॉर्मल सी बातें हैं। अब आइए वहां पे चलते हैं, नाभिक विखंडन अभिक्रिया। ये हम क्यों पढ़ते हैं, कहां पढ़ते हैं? वैसे तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन वाला पार्ट है, वहां हम कवर करेंगे, लेकिन यहां पे चूंकि एक नाम आता है कि ग्रेफाइट का जब हम उपयोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, उपयोग पढ़ते हैं ग्रेफाइट का, तब एक नाम आता है कि ग्रेफाइट का उपयोग नाभिक विखंडन अभिक्रियाओं में मंदक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? मंदक के रूप में इसका उपयोग होता है। अब अपने यार एक समस्या आ जाती है कि यार मंदक क्या चीज है। अब अपन लोगों ने गंडक तो सुना है लेकिन मंदक कहां सुना है ना? तो मंदक क्या बीमारी है? अब मंदक देखो, मंदक होता है आपको रोकने वाला। भाई आपको कार्य करते हैं, आपको कोई रोक दे तो वो जो मंदक होता है वो बोलेगा यार ये तू क्या कर रहा है। तो आप बोलेंगे यार मैं, मतलब आप ये मान लो कि आप बाइक चला रहे हो, एक आदमी आपके पीछे बैठा है, आप बाइक बहुत तेज चला रहे हो, तो पीछे बैठने वाला कहेगा कि यार मेरे को डर लग रहा है, थोड़ी धीरे कर ले। तो वो आपके मंदक का कार्य कर रहा है। आप कोई कार्य बहुत ज्यादा स्पीड से कर रहे हैं तो आपको अगला बोले कि यार थोड़ा धीरे, तो इसका मतलब वो जो अगला इंसान जो आपको कह रहा है कि आप थोड़ा धीरे करें, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान आपके लिए मंदक का कार्य कर रहा है। आप बाइक तेज चला रहे थे, अब आप धीरे चला पा रहे हैं क्योंकि किसी ने किसका कार्य किया है, मंदक का कार्य किया है। गाड़ी का जो ब्रेक है वो मंदक का कार्य भी करता है, वो नियंत्रक का कार्य भी करता है। तो मंदक और नियंत्रक दोनों अलग अलग चीजें हैं। नियंत्रक का तो मतलब ये होगा कि आपको पूरी तरह से रोक दिया, आपने ब्रेक एकदम से लगा दी। और मंदक जो होता है वो होगा आपने ब्रेक धीरे धीरे लगाई, गाड़ी की स्पीड आपने कम करी, तो इसका मतलब वहां पे आप मंदक काम में ले रहे हैं। अगर आप उसको पूरी तरह से रोक देते हैं तो वहां पे आप नियंत्रक को काम ले रहे हैं। ठीक, अब देखो मंदक क्या हो जाता है। जब नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है तो बेसिकली हम एक यूरेनियम की अभिक्रिया पढ़ते हैं। ठीक है, यूरेनियम कौन सा काम आता है, तो यूरेनियम 235 काम आता है क्योंकि ये प्रकृति में कम पाया जाता है और नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं में यूरेनियम 235 का ही उपयोग होता है। हम ऐसा पढ़ते हैं, आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे क्योंकि अपना ये चैप्टर तो लगता ही है, तो पूरा पढ़ेंगे हम इसके बारे में। ये बेरियम में और ये क्रिप्टोन में टूट जाता है। ये यूरेनियम जो होता है वो किस किस में टूटेगा, बेरियम क्रिप्टोन टूटेगा, साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। अब क्या होता है प्यारे साथियों, ये जो यूरेनियम है, अब ये 3 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा रह गए। अब इन 3 न्यूट्रॉन में से क्या होगा कि ये जो 3 न्यूट्रॉन होंगे, अब एक कण यूरेनियम का और है। भाई आपने शुरुआत, ये अभिक्रिया की शुरुआत कहां से होती है, तो आप क्या करेंगे, एक न्यूट्रॉन को फेंक के मारेंगे, वहां से क्या होगा, वहीं से ये जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है उसकी शुरुआत होती है। तो ये 3 न्यूट्रॉन निकल गए। अब ये क्या करेंगे, अब ये तीनों न्यूट्रॉन बहुत तेज गति से भागेंगे, इतनी तेज गति से भागेंगे कि ये उसको पार भी कर सकते हैं। यानी कि अभिक्रिया छोड़ के ये प्लान कर जाएंगे कि नहीं यार हमें नहीं करनी अब, यानी कि बहुत तेज भागते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आग लगी है तो कौन रहेगा वहां पे। तो ये न्यूट्रॉन बोलेंगे नहीं भैया हम तो घर छोड़ के जा रहे हैं। तो यूरेनियम ने बोला कि यार मेरे को तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया करनी थी, अब ये न्यूट्रॉन तो ये तो जा रहे हैं, मैं मुश्किल से एक न्यूट्रॉन मांग के लाया था पड़ोसियों से और अपने आप को जला करके मैंने बेरियम क्रिप्टॉन बनाए और ये 3 ये पैदा किए, अब ये तो घर छोड़ के ही जा रहे हैं, मैं किसके सारे बैठा हूं, मतलब मेरे को किसकी आस है। तो ये बोला, ग्रेफाइट बोला कि यार तुम कुछ कर मेरे लिए। तो ग्रेफाइट बोला कि चिंता नहीं करने का भाई, अपन लोग हैं यहाँ पे, तो अपन लोग तेरे लिए कुछ करते हैं। क्या करते हैं, ये गया एक न्यूट्रॉन के पास, कौन गया, ग्रेफाइट गया, बोले यार थोड़ा धीरे चल ले, जाते जाते दूसरे यूरेनियम को भी फोड़ जा, इतना काम तो कर ही सकता है भाई, तू घर छोड़ के तो तुम जा ही रहा है, लेकिन जाते जाते कम से कम एक यूरेनियम को तो तोड़ दे। ये बोला कि ठीक है अभी ग्रेफाइट अंकल कोई बात नहीं,
मैं फोड़ तो दूंगा, लेकिन ये दो भाई जो और है ना, इनका क्या करोगे? बोले यार ये तो नहीं मान रहे, भी ये सबसे बड़ा है, ये सब छोटा है, सबसे बड़े वाला नहीं मारा, सबसे छोटे वाला नहीं मारा, अब बीच वाले को पकड़ लिया इसने, तो बीच वाले के साथ तो इसकी 60 गांठ होगी ग्रेफाइट की। फिर बच गया ऊपर वाला और नीचे वाला। तो ग्रेफाइट को अपना एक दोस्त याद आया कि उसका एक दोस्त था कैडमियम। इसने कैडमियम को फोन किया कि यार कैडमियम तू एक काम कर दे, हमारी उलझी पड़ी है, तू आ थोड़ी देर। बोले क्या हुआ? बोले यार ये दो न्यूट्रॉन नहीं मान नहीं रहे। बोले मान नहीं रहे तो इनको जेल में डाल दो। कहने का मतलब ये है, तो ये जो कैडमियम है ये पुलिस में था, तो इन दोनों को क्या कर दिया इसने? बंद कर दिया। इन दोनों को पकड़ लिया, बोले बाल पकड़े। बोले कहाँ जा रहे हो रे? बोले हम तो घर छोड़ के जा रहे थे। बोले घर छोड़ के नहीं, यहीं रुको और एकदम से बैठ जाओ यहीं पे, कुछ नहीं करना आपको। तो इन दोनों को ये क्या कर देता है? रोक लेता है। तो दो तरीके के क्वेश्चन हो गए। ये ग्रेफाइट अंकल जो है वो किसका काम करेंगे? तो आप बताएंगे कि मंद का कार्य करेंगे। ये बीच वाले न्यूट्रॉन के साथ 60 गांठ करके, कौन से के साथ भी कर सकता है, कोई फिक्स नहीं है, बीच वाला ये वाला, ये आपको बताने की बात। ये जो इसके साथ 60 गांठ कर लेगा तो ये बोलेगा कि यार तू धीरे धीरे चल। अब ये धीरे जो चल रहा है ना, ये जो मॉडरेट स्पीड होती है ना इसकी, ये क्या करेगा? आगे जो यूरेनियम और होता है ना एक, इसको तोड़ने का कार्य करेगा। ये फिर से बेरियम में टूट जाएगा, एक क्रिप्टॉन बना लेगा और यहां से फिर 3 न्यूट्रॉन और निकल रहे होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में एक बार फिर से पढ़ लेंगे जब नाभिक के विखंडन अभिक्रिया का पार्ट आएगा तब। लेकिन आज थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी ले ली। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके हो गए। मंदक के रूप में आप ग्रेफाइट को काम में लेंगे, और नियंत्रक के रूप में नाभिक के विखंडन अभिक्रिया में नियंत्रक के रूप में आप कैडमियम को काम में लेंगे। लैब असिस्टेंट में अभी अभी ये क्वेश्चन आया कैडमियम वाला, तो आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि देखो लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज आती है, बाकी चीजें वही हैं। आप जितना इजी लैंग्वेज में चीजों को समझेंगे, आप उन चीजों को करेंगे, तो जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप अपनी इजी लैंग्वेज के अंदर उसको ट्रांसलेट करें कि यार ये कहना चाहता है। एग्जामिनर आपको सिर्फ लैंग्वेज में उलझाता है, आपके मन में भय हो जाता है कि यार ये पता नहीं क्या ही पूछ रहा है, और गुमराह हो जाते हैं, और क्वेश्चन की लैंग्वेज में इतना उलझ जाते हैं कि बाहर नहीं निकल पाते। क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो नाभिक, इसमें इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। दो ही क्वेश्चन बनते हैं। नाभिक के विखंडन अभिक्रिया में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का काम करेगा, तो ये न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने का कार्य करेगा, मंदक यानी कम करना, और कैडमियम दोनों न्यूट्रॉन की स्पीड को नियंत्रण करने का कार्य करेगा, यानी कि दोनों को क्या कर देगा? रोक देगा। समझ में आई बात? ओके। अब देखो एक उपयोग इसका और देख लो आप ग्रेफाइट का। कोई भी लोहा होता है, यानी कि लोहे की पॉलिश करने में भी काम आता है। ठीक है, लोहे की पॉलिश करने में भी इसका उपयोग होता है। और कोई इसका उपयोग आप बताओ? तो पेंसिल निर्माण में होता ही है, ये जनरल सी बात है। इलेक्ट्रोड बनाने में भी इसका उपयोग होता है। जो बैटरी होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड बनाने में। ठीक है, और उपयोग क्यों होता है ये पता है, क्योंकि ये क्या है? विद्युत का क्या होता है प्यारे साथियों? सुचालक होता है। तो इलेक्ट्रोड बनाने में, पेंसिल बनाने में, लोहे के ऊपर पॉलिश करने में इसका उपयोग होता है। तो ये अपनी ग्रेफाइट के बारे में कुछ नॉर्मल सी बातें थी। ग्रेफाइट से एक क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आप ग्रेफाइट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ओके, अपन लोग अब आगे चलते हैं। अब अपन लोग पढ़ते हैं फुलरीन के बारे में। कार्बन का एक अगला अपर रूप है फुलरीन। फुलरीन देखो साथियों क्या होती है आपकी फुलरीन। फुलरीन के कुछ अन्य नाम भी हैं भाई, अपने घरों में होते हैं ना, तो वैसे इसके भी कुछ अन्य नाम हैं। इसी को बोलते हैं बंक मिनिस्टर फुलर, मिनिस्टर फुलर बोलते हैं। और ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बंक मिनिस्टर फुलर नाम का एक वास्तुकार था प्यारे साथियों, मूर्तियां बनाने का कार्य करता था। और इसने क्या कर दिया? फुलरीन को नाम दे दिया। इसको एक पदार्थ मिल गया कि ये क्या है? फुलरीन है। ऐसे ही पड़ा पड़ा मिल गया कोई पदार्थ। हालांकि अगर आपसे इसका खोजकर्ता पूछ लिया जाए तो खोजकर्ता आपका बंक मिनिस्टर फुलर नहीं है। इसका एक खोजकर्ता है रिचर्ड स्मेली। इसका एक सहयोगी था, उस सहयोगी का नाम है हेराल्ड क्राटो। ओके, तो रिचर्ड स्मेली और हेराल्ड क्राटो नामक दो वैज्ञानिकों ने फुलरीन की खोज करी थी। और फुलरीन का जो टुकड़ा है वो मिल गया था बंक मिनिस्टर फुलर को। ये बैठा बैठा मूर्तियां बना रहा था। तो मूर्तियां बनाते बनाते इसके आगे आ गया कि यार ये क्या है? गोल गोल पदार्थ। तो गोल गोल पदार्थ इसने लड्डू समझ के उठा लिया
लेकिन वो क्या निकला फिर साथियों, फुलरिन निकला। ठीक है, तो ये एकदम गोल होता है। इसके कुछ एक अन्य नाम होते हैं, अन्य नाम, ये तो इसका नामकरण करता है। क्या है ये इसका, यहां पे मैं लिख देता हूं दोबारा आपके लिए, नामकरण। पंडित जी थे मान लो, ये मान लो आप पंडित जी महाराज हैं ये, ठीक है ना, बंग मिनिस्टर फुलर। भाई घर पे कोई बैठा हुआ है तो बंग मिनिस्टर फुलर को बुलाया कि पंडित जी आओ आप इसका नामकरण करो, तो इसने आगे बोला कि यार आपके बेटे का नाम तो फुलरीन है, और इसी के समान में इसको बोल दिया कि ये बंग मिनिस्टर फुलर बोल दो। और इसको एक चीज और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सॉकर बॉल, क्योंकि ये फुटबॉल जैसी आकृति होती है इसकी। आप फुटबॉल देखते हैं, फुटबॉल के ऊपर ऐसे यूं स्ट्रक्चर सी बनी हुई होती हैं, वैसे ही फुलरिन के ऊपर भी होती हैं, उसी टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो उसको क्या नाम दे दिया, सॉकर बॉल दे दिया, यानी जूतों से खेले जाने वाली बॉल। ठीक है, इसी को बोलते हैं बंकी बॉल। अब बंकी बॉल ऐसे मत समझना कि ये बॉल है बांकी है, ठीक है ना, बांकी को नहीं, बंकी बॉल इसका नाम है। याद रखो तो अलग बात है कि यार बॉल किसी है बांकी बॉल करता करता क्या होगी, बंकी बॉल होगी। ठीक है ना, ओके आगे चलते हैं। सबसे पहले जो फुलरिन अपने को प्राप्त हुई थी, यानी कि इन वैज्ञानिक महोदय को जो फुलरिन मिली थी वो थी C60, यानी कि उस फुलरिन के अंदर कार्बन कितने थे, तो आप बताएंगे C60। और C60 के बारे में एक चीज हम और भी पढ़ते हैं, ये जो C60 होती है ना, ये सबसे स्थायी फुलरिन है। क्या है ये, सबसे स्थायी। अगर पूछ लिया जाए कई बार कि सबसे स्थायी फुलरिन कौन सी होती है, तो आप बता देंगे कि C60 जो होती है वो सबसे स्थायी फुलरिन होती है। इतनी सी इसके बारे में छोटी छोटी बातें। अब ये जो C60 फुलरिन होती है, इसके बारे में देखो, वो जो मैंने अभी आपको बताया कि वो जो वलय बनी हुई होती हैं, फुटबॉल तो आप सबने देखी है ना, फुटबॉल वॉलीबॉल जो देखी है आपने, उसके ऊपर यूं बनी हुई होती है ना वो स्ट्रक्चर सी। तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर जो टोटल ये बेला मतलब वेला था, तो इसने वलय गिन ली कि यार वलय कितनी होती हैं, तो वलय गिन के बोला कि यार इसके ऊपर तो 32 वलय हैं। कितनी वलय हैं, 32 वलय हैं। अब लॉकडाउन में लोगों ने थाली के अंदर चावल डाल गिन लिए थे कि यार मेरी थाली में 42,335 दाने निकले हैं चावल के, और उसके अंदर दाल के हैं 54,000। और मतलब ऐसे होता था ना, अपन लोग वो छोटे छोटे वीडियो देखते थे कि यार इसमें इतना है, इसमें इतने दाने निकले हैं यार, वही बात है। तो इसने बैठे बैठे क्या गिन लिया, वलय गिन ली। वलय गिनने से भी नहीं काम चला इसका, तो इसने उसको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। ये बोला कि यार कुछ वलय तो अलग हैं और कुछ वलय अलग हैं। ठीक है, 2012 की बात है ये, तो ऐसे याद रखना है 2012 की बात नहीं है कि 2012 से आप 20 और 12, ठीक है, यानी 20 वलय थोड़ी अलग हैं, फिर 12 वलय थोड़ी क्या है, अलग है। ओके, बोले साहब अंतर बताओ, तो ये 20 वलय तो है प्यारे साथियों 6 कार्बन वाली। कितने कार्बन की हैं, 6 कार्बन की हैं। आप इसको षटकोणीय बोल सकते हैं, आप इसको क्या बोल सकते हैं, बड़े प्यार से आप इसको षटकोणीय भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये 20 जो है वो षटकोणीय आंटी है, और ये जो 12 है ये क्या है प्यारे साथी, ये 5 कार्बन वाली है, तो ये आपकी पंचकोणीय आंटी। ठीक है, एक तो पंचकोणीय और एक षटकोणीय, यानी पंचकोणीय में 5 कार्बन होंगे और षटकोणीय में 6 कार्बन होंगे। अब ये कम है और ये ज्यादा है, तो बीच में एक 5 कार्बन वाली और उसके बाद 6 कार्बन वाली। ठीक है, तो उसके चारों तरफ जो बीच में एक 5 कार्बन वाली होगी, उसके चारों तरफ क्या होंगी, आपकी 6 कार्बन वाली होंगी। इतना आपको नहीं पढ़ना है, हालांकि इतने क्वेश्चन इतने अंदर से घुसे क्वेश्चन नहीं आता, कई बार आ जाए तो थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा सा याद रख लेना कि यार ये नॉर्मल सी बातें। ओके, फिर एक चीज पूछ ली जाती है, इससे इसके उपयोग पूछे जाते हैं। जनरली जो क्वेश्चन आएगा वो इसके उपयोग से ही आएगा। आणविक बियरिंग निर्माण में इसका उपयोग होता है। आणविक बेरिंग निर्माण में आपने बेरिंग देखे होंगे ना, बेरिंग, उसके अंदर जो छोटी छोटी गोलियां आती हैं वो फुलरिन की बनी हुई होती हैं। ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा उसको याद रख लेना। और देखो, और इसका उपयोग, ये अतिचालक होता है, इसकी शर्त भी है अतिचालक होने की, सुपर कंडक्टर अतिचालक होता है। कब होता है, जब आप इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर देते हो। उच्च ताप पर अतिचालक का व्यवहार करने वाला पदार्थ, यानी कि हीट, कार्बन के एक ऐसे अपर रूप का नाम बताइए जो उच्च ताप पर अतिचालक का व्यवहार करता है। तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे फुलरिन, बंकी बॉल, बंग मिश्र फुलरिन, सोकर बॉल, जो भी है आपको जो भी नाम मिले वही होगा। ओके, तो अतिचालक कहां पे, उच्च ताप पे ये अतिचालक का व्यवहार करता है। हालांकि ये गैसों के शुद्धिकरण में भी काम आता है, वहां पे वो अलग चीजें हैं,
लेकिन आप मेनली आप इसके दो याद रखें, आणविक बीयरिंग निर्माण में और अति चालकता के रूप में। संकरण यदि आप पूछना चाहें तो इसका होता है संकरण sp संकरण। कौन सा होता है? sp। हाँ, इसकी एक बंद दूरी आप और देख लो, बंद दूरी, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। बंध दूरी, इसकी बंद दूरी होती है 1.40 अंगस्ट्रम। अंगस्ट्रम मैंने आपको बता दिया था, दूरी का मात्रक है, 10⁻10 मीटर होता है 1 अंगस्ट्रम के बराबर। तो इसकी बंद दूरी होती है 1.41। तो आप ग्रेफाइट वाली भी लिख लेना, ग्रेफाइट के अंदर उसकी होती है 1.41 अंगस्ट्रम। ये होती है किसकी? ग्रेफाइट की होती है, ठीक है। और आप फुलरिन की आपको बताई दी 1.40 होती है, ठीक है। तो मेनली क्या है, आपको शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में आपको इतना याद रखना है। क्या याद रखेंगे आप? अगर पूछ लिया जाए आपसे, मैं आपको छोटी सी एक सारणी बता देता हूं, उस हिसाब से आप उसको सेट कर लेना। अगर पूछा जाए आपको चालकता का, ठीक है, तो आप यहां पे अगर लिखना चाहो तो आप हीरा लिख लेना, यहां पे आप लिख लेना ग्रेफाइट, और आपका बहुत ही कम शब्दों में आपका रिवीजन हो जाएगा। आपको 1-2 मिनट लगेंगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगी, 1 मिनट से भी कम समय में आप इसको रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो 2-3 नॉर्मल सी बातें हैं। चालकता की यदि मैं बात करूं आपसे, देखो इतनी अच्छी तो नहीं बनी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको तो बस पढ़ने से मतलब राइटिंग का क्या ही करना है, क्योंकि भाई देखो अंगूर खट्टे हैं मेरे से ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है ना। देखो हीरा जो होता है, चालकता की बात करें तो ये क्या होता है? कुचालक होता है। और ये क्या होता है? सुचालक होता है। फिर अपन लोग बात करेंगे किसकी? उष्मीय रूप से स्थायित्व की। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है कम स्थायी। और ये क्या होता है प्यारे साथियों? अधिक स्थायी। ठीक है, ये अधिक स्थायी हो जाएगा। फिर अगली चीज, फिर अपन लोग देख लेते हैं इसकी बंद दूरी। तो इसकी हीरे की तो बंद दूरी होती है 1.54 अंगस्ट्रम, और इस वाले की बंद दूरी होती है 1.41 अंगस्ट्रम। ठीक है, और क्या रह गया? एक रह गया विशिष्ट घनत्व, देख लो आप, फिर से देख लो, हालांकि पढ़ लिया था। विशिष्ट घनत्व है तो इसका कितना होता है? तो आप बताएंगे 3.51 होता है। और आप इसका लिख लेना कितना होता है, अभी भी बताया आपको, 2.25 होता है। और कुछ रहा है क्या इसका? बता देना भी कुछ रहा है तो। संकरण लिख लो। तो संकरण के अंदर आप क्या लिखेंगे? इसका होता है sp3 संकरण, और इसका होता है sp2 संकरण। ठीक है, और कोई चीज इसकी रही है तो आप बता सकते हैं। चालकता हो गई, उसमें स्थायित्व है, बंदूरी हो गई, विशिष्ट घनत्व, संरचना और देख लो एक। तो इसकी संरचना कैसी होती है? चतुष्कोणीय। और इसकी कैसी होती है? अभी भी बताया आपको, षटकोणीय। षटकोणीय के साथ साथ प्यारे साथियों परतदार। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इसके साथ जो है अपना हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन का जो पार्ट है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। यानी कि इसी के साथ आपका कार्बन का जो, कार्बन की कौन सी फॉर्म, तो आप बताएंगे कि स्वतंत्र रूप वाला पढ़ रहे हैं, और स्वतंत्र रूप वाले के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिस्टलीय फॉर्म के बारे में। तो क्रिस्टलीय वाला जो पार्ट है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। प्यारे साथियों, आज का सेशन आपको कैसा लगा आप हमें अवगत कराएं। आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो आप दोबारा बता दें कि यहाँ से थोड़ा समझ में नहीं आया, हम उसको आगे वाली क्लास जब भी शुरू होगी तो 1-2 मिनट इसकी बातें फिर से कर लेंगे यदि आपके समझ में नहीं आया है तो। और आप इसके साथ साथ अपना टेलीग्राम चैनल, वो भी साइंस बाय अमित सर के नाम से ही है, तो आप वो भी ज्वाइन कर लें। और इसके बाद जो आपकी क्लास होनी है वो आपकी मैथ की क्लास होगी, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्मा यूट्यूब चैनल पे होगी। तो आप वो क्लास, पहले साइंस की होती है, उसके बाद आप वो क्लास भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपकी मैथ की जो तैयारी है वो भी साथ साथ में होती रहे। ओके प्यारे साथियों,
और साइंस वाला जो है वो अपन लोग यहाँ पे कर ही रहे हैं, और मैथ आपका वहां से हो जाएगा। तो ये दो पार्ट जो है आपके, यानी कहने का मतलब ये है कि 35 क्वेश्चन तो आपके साइंस के और 35 क्वेश्चन आपके मैथ्स के, वो तो यहाँ पे कवर हो ही रहे हैं। तो हाँ, जीके के साथ साथ आपके ये भी कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अपन लोग जल्द ही अगली क्लास के अंदर मिलेंगे और अपने ये जो सेशन है इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है प्यारे साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई में मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, लोगों की परवाह न करें, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, अपनी पढ़ाई में मस्त रहें, ठीक है ना। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।